एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से मैं कुछ कंसेप्ट और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इसमें टॉपिक जो डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ, दिस वन इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी कैसे क्रैक करनी है। इसमें ये लिखते हैं, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। तो ये कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इसको हम सिर्फ पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। तो बेटा इसमें कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पड़ेगा, जो कि होगा उन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन। सो R विल बी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 और Q2, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो मैग्नीट्यूड जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। बट ये प्रॉब्लम तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हों। वो n चार्जेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज वेयर देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड। जब एक चार्ज के आसपास एक नहीं सेवरल चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस हो, तो उस केस में हम इसको कैसे क्रैक करें। सो ये एग्जांपल लेते हैं एक n चार्जेस का, जिसमें सिस्टम में n चार्जेस हैं। तो उसका एक ए फिगर को आप देखिए एनसीईआरटी में, दैट इज टॉपिक नंबर 1.6। इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, Q1 Q2 एंड Q3 सिस्टम में ये मल्टीपल चार्जेस लिए हुए हैं। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है O के रिस्पेक्ट में, मतलब रेफरेंस पॉइंट हम O को ले लें तो R1 उसका पोजीशन वेक्टर है। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2 और Q3 का है R3। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि Q1 के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली सिस्टम में Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F12। एंड बेटा जो Q3 है, Q3 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। अब फोर्स के जो वेक्टर है, जो ज़्यादा बड़ा वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है। तो एक पैरेललोग्राम बनाने का हम ट्राई करेंगे हमेशा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज में तो नहीं बनेगा पैरेललोग्राम, उसमें तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम आ जाएगा। व्हेन वी हैव मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, तो हम एक पैरेललोग्राम बनाने का ट्राई करें। इस तरह से उनको ऐड करते रहेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास पिक्चर में आ जाएगा। सो F1 इज द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हमारा आंसर होगा। इसमें हम इंटरेस्ट रखना चाह रहे हैं। अब बच्चे इसमें एंगल बिटवीन बड़ा रोल प्ले करेगा। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पैरेललोग्राम लॉ से क्या जाएगा, इट विल बी F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F12 इंटू F13 एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हम 11वीं क्लास में वेक्टर जो टॉपिक था उससे हमें पता है कि जब 2 फोर्सेस हमारे पास होते हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकाला जाता है। सो ट्राई टू मेक अ परफेक्ट पैरेललोग्राम। ठीक, आगे ये क्या लिखते हैं, इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स on any charge due to a number of other charges is vector sum of all the forces on that charge due to other charges। मतलब यही है कि Q1 के ऊपर अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअली Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 Q3 कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों का वेक्टर सम विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लिखते हैं, the individual forces are unaffected due to presence of other charges। इसका क्या मतलब है, इसका यही मीनिंग है कि आप इंडिविजुअली हर एक चार्ज का इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए और उसको आप वेक्टर सम कीजिए। ठीक है, दिस टर्म इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस टॉपिक को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। इन द अबव डायग्राम देखिए, मैं इसको यहाँ पे क्रैक करता हूँ। इंडिविजुअल Q के ऊपर हमें फोर्सेस देखने हैं, फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो Q2 इंडिविजुअली कितना फोर्स लगाएगा। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2
will be force exerted by 2 on 1. So Q3 कितना फोर्स लगाएगा, सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3, और इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब अगर F1 के ऊपर नेट फोर्स हमें निकालना है तो इट विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और इसी को अपन लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं. सो किसी चार्ज के ऊपर लगने वाला जो पर्टिकुलर फोर्स होगा वो इंडिविजुअल चार्ज का वेक्टर सम होगा. अगर मेरे पास बेटा सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ, F1 पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, 2 ने कितना फोर्स लगाया होगा, तीसरे ने कितना फोर्स लगाया होगा, अप टू 1 पे nth चार्ज ने कितना फोर्स लगाया होगा, और जब मैं वैल्यू इंट्रोड्यूस करूंगा फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, सो सी लॉ हमें ये कहेगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा. मतलब 2 जो 1 पे फोर्स लगाएगा, 2 बेटा जो 1 पे फोर्स लगा रहा था वो इसी लाइन के अलोंग आएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर से अपन लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर. ठीक है, और उसको हम समरी में लिख सकते हैं समेशन ऑफ, देखो Q1 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन वो भी बाहर आ जाएगी. तो यहाँ पे समेशन ऑफ कौन से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, nth तक जाएगा, और बाकी QI अपॉन जितना भी उनका पोजीशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालें और उसको डिवाइड कर दें पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर से. राइट, सो द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड यूजुअल बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. तो आपको वेक्टर अप्रोच यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है और पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते रहिए. तो इसी में एक्सरसाइज का NCERT एक्सरसाइज का 1.6 मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज का 1.6 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा. तो इसमें मेंशन ये है, वी हैव ए स्क्वायर, राइट, एक स्क्वायर है और इसके वर्टिसेस पे, मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे. अब कॉर्नर्स के आप नाम दे दीजिए A, B, C एंड D. तो चार्जेस जो प्लेस किए हुए हैं यहाँ पे बेटा 2 माइक्रो कूलॉम, इट मीन्स 10⁻⁻6 कूलॉम का एक चार्ज हमने रखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10⁻⁻6 है माइक्रो के लिए. बी पे अपन लोग -5 माइक्रो कूलॉम का एक चार्ज प्लेस करते हैं. सी पे बेटा हम अगेन 2 माइक्रो कूलॉम का चार्ज प्लेस करते हैं, और डी पे -5 माइक्रो कूलॉम का चार्ज प्लेस करते हैं. अब एग्जामिनर ये पूछना चाह रहे हैं कि इस स्क्वायर के मिड पॉइंट कब हमें मिलेगा, जब हम लोग डायगोनल्स को कनेक्ट करेंगे, तो बीच वाला जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है, दिस वन विल बी द मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट को आप O से रिप्रेजेंट कर दीजिए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज रखूंगा, दैट पॉइंट चार्ज इज ऑफ 1 माइक्रो कूलॉम. तो ये 1 माइक्रो कूलॉम पे नेट फोर्स क्या आने वाला है, देखिए मैं फोर्स ऑन O ड्यू टू A कैलकुलेट करूँ तो इसके लिए मुझे कूलॉम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी. दिस वन इज Q1, Q की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी, ठीक है, Q1 की, Q2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12, एक -6 10⁻⁻, यहाँ से आएगा एक्सपोनेंट, और 10⁻⁻6 का एक एक्सपोनेंट यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. तो डिस्टेंस के लिए मुझे ये चाहिए कि साइड कितनी है. सो 10 सेंटीमीटर इस साइड, ये वाली साइड आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर. मीटर में से हम कहें तो इट विल बी 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर. मैं ऐसा यूनिट में इसे सॉल्व करूंगा, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए मुझे, 0.1. नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा. देखिए आप चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखिए, A और O के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डायगोनल का हाफ होगा, एंड पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा, होल डायगोनल विल बी 10√2. ठीक है, आप पाइथागोरस से लगाइए, ये वाला वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 10 सेंटीमीटर है, तो इन सेंटीमीटर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी. बट अगर इसका जस्ट हाफ हम ले लें, इट मीन्स 10√2 डिवाइड बाई 2, ये आपको मिलेगा 10/√2. तो ये वाली वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0.1 डिवाइडेड बाई √2. यही क्या बन जाएगा बेटा, R बन जाएगा. ये सेंटीमीटर में एंड दिस वन विल बी इन मीटर. सो 0.1 डिवाइडेड बाई √2 का
होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप मत कीजिए। क्यों मत कीजिए कि जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे 2 -5 मतलब यहाँ कैंसिलेशन होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो के की वैल्यू तो सेम ही होगी, मीडियम इज सेम, इनटू 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12 Q1 इंटू Q2। एक्सपोनेंट आप जान रहे हैं -6 प्लस -6 वो आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाई आर। आर तो बच्चा सेम ही होगा ना, तो 0.1 अपॉन √2 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, दोनों सेम ही तो हैं, तो एफ एट सेंटर ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू एफ एट सेंटर ड्यू टू सी। अब ये बेटा मुझे दो फोर्स मिलते हैं, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। मिड पॉइंट पे एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा है, ठीक है, डायगोनल AC के अलोंग। सेकंड जो फोर्स लगा है, सी ने जो एक्ट किया है, लगाया है, वो अलोंग A लगाया है। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, तो इनके बीच का थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज 180 डिग्री। जब ये वाला फोर्स बराबर बेटा इस वाले फोर्स के आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है, बोथ फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर। सिमिलरली अगर हम ये -5 का देखें तो -5 विल अट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप वर्टिसेस डी पे देखें तो वो भी सेंटर पे जो चार्ज रखा गया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट। तो मैं उतना ही वैल्यू मैं ये वाले फोर्स की भी दिखा दूंगा, जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, बी की तरफ होगी। देख बेटा, जो पहले वाले फोर्सेस है ना, ब्लू कलर में जो मैंने लिखे हुए हैं एफ और एफ, उनसे तो ऑब्वियसली बड़े होंगे ना। तो दिस वन इज फोर्स एट ओ ड्यू टू डी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस वन इज फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। ऑब्वियसली ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो बेटा एफ ओ डी विल बी इक्वल टू एफ ओ बी, और ये वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए मुझे, सेम मैं कूलॉम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर जाऊंगा। कूलॉम्स लॉ क्या कहेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, ये हो जाएगी 5। अच्छा -5 मत देखिएगा आप, बिकॉज मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये मॉड ही होते हैं, राइट, इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू सेम आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6। सपोज ये फोर्स F डैश आ गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा F डैश। बच्चे ये वाला भी तो F डैश आएगा, F डैश विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो नेट फोर्स अगर आप सेंटर पे देखें तो सेंटर पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस वाले क्वेश्चन आप जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। एनसीईआरटी ने इसका एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1.5। बड़ा ही हॉट क्वेश्चन होता है ये। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, बेटा यहाँ पे Q1 प्लेस है, इस पॉइंट पे B पे Q2 प्लेस है और C पे Q3 प्लेस है। सारे चार्जेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 30। अगर ये L है तो दिस वन विल बी L अपॉन √2, मतलब मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे आगे क्वेश्चन मेंशन करता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q। देखो बेटा वर्टिसेस पे तो मैंने छोटे वाले चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस साइड इज L, दिस साइड इज L। बेटा ये वाली वैल्यू जस्ट हाफ वाली कितनी आ जाएगी, L अपॉन 2, ये वाली वैल्यू भी L अपॉन 2 ही आएगा। अब मुझे ये वाली चीज चाहिए, ऑब्वियसली ये वाला ब्लू लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों सेम ही तो होगा। सेंट्रोइड से डिस्टेंस देखिए, ड्यू टू सिमेट्री ये वाली वैल्यू R होगी, ये वाली वैल्यू भी R होगी, ये वाली वैल्यू भी R होगी। अब सेंटर पे मैंने एक चार्ज Q प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे बेटा Q है, यहाँ पे भी Q है, इस पॉइंट पे भी Q है। सो पॉइंट्स आर A, B एंड C। तो R का वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो R का वैल्यू देखो बिना निकाले भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं कहूँगा आपको कि आप R को कैलकुलेट कीजिए और याद कर लीजिए फिर इसको।
दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। सो आप यहाँ पे बेस जानते हैं और हाइपो जानते हैं, तो कॉस थीटा यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो कॉस 30 विल बी इक्वल टू बेस दैट इज L/2 अपॉन आर हाइपो। सो आर विल बी L अपॉन 2 इंटू कॉस 30 इज √3 अपॉन 2 कैंसिल आउट। तो इस r की वैल्यू को आप याद रखिए इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बेटा हमेशा कितना रहने वाला है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ऑब्वियसली साइड सेम होंगी, तो साइड अपॉन √3। सो r विल बी इक्वल टू L अपॉन √3। याद रखिए, इससे बड़ी काम की चीज़ है। सेम ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी L अपॉन √3, सेम ये वाली वैल्यू भी L अपॉन √3 हो जाएगी। अब हम इसमें वेक्टर सम करेंगे, उसके लिए मुझे पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाना ज़रूरी होगा। तो बेटा O पॉइंट पे जो कि सेंट्रॉइड है, B वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और C पे जो चार्ज प्लेस है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखिए Q1 की वैल्यू कैपिटल Q हो जाएगी, Q2 की वैल्यू दोनों केसेस में QQ हो जाएगी। मतलब ये वाला फोर्स बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले फोर्स के हो जाएगा। और F की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो K Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई L अपॉन √3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 का स्क्वायर, ये 3 बन जाएगा, 3K Q छोटा वाला Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों इतना ही अमाउंट का तो फोर्स लगाएंगे। अब बेटा ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। मतलब ये वाला इन दोनों के बीच का जो एंगल मुझे मिलने वाला है दिस वन, ये वाला एंगल मुझे कितना मिल जाएगा 120। आप लाइन को एक्सटेंड कीजिए ना, देखिए ये वाली लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 + 60 120। और वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से चीरता हुआ निकलेगा एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 60, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 और वेक्टर के रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। एफ रिजल्टेंट जो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए एट पॉइंट O, ये क्या आ जाएगा, जब हम इसमें बच्चे वेक्टर लॉ लगाएंगे ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, A² + B², मतलब F² + F², A F होगा, B भी F होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2 F² एंड cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होगी -1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपको कितना मिला, F ही मिला। तो आप इसको याद करिए, जब दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम वही रहने वाला है। अभी इसमें A पे जो चार्ज था उसको अपन ने कंसिडर नहीं किया, तो बेटा A पे जो चार्ज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। तो मैं सेम मैग्नीट्यूड का ही तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगा पाऊंगा। और ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू बेटा कैपिटल Q है, Q2 छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय L/√3 का स्क्वायर अगर मैं कहूँगा तो 3/L² आ जाएगा। ये वैल्यू तो सर वही चीज़ नज़र आ गई हमें जो कि B और C ने इंडिविजुअली Q पे कैपिटल Q पे एक्ट किए थे। अब ये वाला फोर्स भी बेटा यही चीज़ आ रही है, 3K Q कैपिटल Q अपॉन L² एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम यही एक्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनली कि फोर्स on the charge which is placed at the centroid will be equal to 0। और आप इसके लिए एक ट्रिक जो बनाएंगे, वो ट्रिक अगर ऑप्शनल में आता है, तो जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का, मतलब ज्योमेट्री L जैसे इस तरह की स्क्वायर है L साइड और चार्जेस सेम रखे गए हों, तो सेंट्रॉइड पे हमेशा नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंट्रॉइड पे 0 होगा। मतलब बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 है तभी तो बच्चे फोर्स भी 0 हुआ है। अगर फील्ड अवेलेबल होता तो ऑब्वियसली एक फोर्स इसमें लगता। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एडिशनल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आउट
ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, एक किसी स्टैंडर्ड बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, सुपरपोजिशन का ही एप्लीकेशन है। इस न्यूमेरिकल में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी आर 3 वर्टिसेस। ये पूछ रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन 0.2 मिली कूलॉम। इसको आप क्या पढ़ेंगे, देखिए सी को हम कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कूलॉम को मतलब, तो 0.2 मिली कूलॉम प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो बी पे मैंने ये चार्ज रखा हुआ है। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस इज सिस्टम ऑफ एन चार्जेस वेयर एन इज इक्वल टू 3, मतलब में मल्टीपल चार्जेस है, तो इंडिविजुअली कौन कितना फोर्स लगा रहा है आप उसका वेक्टर सम ले लीजिए। तो बच्चे इस डायरेक्शन में लेट दिस पॉइंट इज बी, सो बी पॉइंट पे फोर्स जो लगाएगा ऑब्वियसली ए भी लगाएगा सी भी लगाएगा। सो फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट बी एग्जिटेड बाय ए, ये वाला डायरेक्शन में आ जाएगा। और बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय जितना ही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आप कितना देख पा रहे हैं, 6 इज द डिस्टेंस, 6 स्क्वायर। वैल्यूज रखनी है बस मुझे। और पैरेललोग्राम में दूसरी साइड क्या बन रही होगी, ऊपर की तरफ आएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए ए ने बी को रिपेल किया होगा, राइट, बिकॉज देयर आर 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो ये रिपेल करेगा। जबकि बेटा जो सी है, सी वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स को थोड़ा सा आप कम दिखाइए, मतलब पैरेललोग्राम की ये वाली साइड बड़ी मत दिखा देना, इसके बराबर मत दिखा देना, बिकॉज वो कम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, 0.5 मिली कूलॉम का है, आधा कूलॉम है बस वो। तो मैं ये वाले साइड से फोर्स दिखा देता हूँ ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू सी। बेटा इसका वैल्यू कितना होने वाला है, इसका वैल्यू भी आ जाएगा के, Q1 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए 0.5 मिली कूलम आ जाएगी। और माइनस नहीं लिखना है आपको, माइनस के लिए आपने डायरेक्शन दे दी है, या तो डायरेक्शन ना दे तब आप माइनस लिखिए, डिवाइडेड बाय आर। कितना डिस्टेंस से बचेंगे, दिस इज 4r, ठीक है, 4 r इज 4, तो 4 का स्क्वायर। अब मेरे पास दो फोर्सेज हैं, दोनों के दोनों फोर्सेज 90 डिग्री पे हैं, मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से पास करेगा, डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। अभी डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, मैं ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लगाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। तो बेटा एफ बी सी को मैं यहीं पे कैलकुलेट करवा देता हूँ आपको। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9, चाहे तो आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए, इंटू Q1 ऐसा करते हैं, बी पे जो चार्ज है उसको अपन लोग Q1 ले लेते हैं, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मिली कूलम लिखा हुआ है ना, इंटू सेकेंड चार्ज इज 0.5, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ एंड होल इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस आप देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख लो 16, राइट। अब इसको एक्सपोनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 6 और ये बचे आ जाएगा 10⁻9। इसका मतलब ये वैल्यू जो मुझे मिलेगा 16 को अब एज इट इज़ नीचे रखिए, ठीक। तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, 16 को आप एज इट इज़ नीचे रखिए, 16 9 इंटू, अच्छा एक्सपोनेंट ले लेते हैं, 9 इंटू 0.2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻, ये बन जाएगा 6 और उधर 9 माइनस 6 विल बी 3, ठीक है। आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर मैं सॉल्व इसको करूँ आगे, तो एक्सपोनेंट को मैं एक साइड ले लेता हूँ एंड देन ये मैं दिखाता हूँ 16, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1। तो एक्सपोनेंट में मेरे पास क्या आएगा, -1 3, मतलब ये आ जाएगा 3 - 2 10⁻1 ओनली। अब यहाँ पे मेरे पास 5 बचेगा, 2 बचेगा, 10 और ये वैल्यू आ जाएगी 90। सो 900/16, दिस वन विल बी 900/16। बस यहीं पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए।
बाकी मैं आगे सॉल्व करूँगा। सिमिलरली एफ ऑन बी ड्यू टू ए, बेटा इसका के का वैल्यू, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू आपने 2 लिया हुआ है तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻4 कर दूँ, -3 तो ऑलरेडी था वो। Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5, तो बेटा मैं इसको लिख देता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻4 -3, और एक माइनस एक्सपोनेंट मैंने ले लिया 1.5 को 15 बनाने के बाद, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है ये 36 है। देखिए कितना जल्दी हो गया ना। एक बार आप थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, देन एक बार एनर्जी लगाने के बाद कैलकुलेशन विल बिकम मोर इजी। तो डिनोमिनेटर में मुझे मिलता है 36 और बच्चे न्यूमिनेटर में मिला मुझे 15 टू ज़ा, ये आ जाएगा 30 इंटू 9, I will get it at 270 into obviously 10⁻⁻4 -4 8 10⁻1। तब ये वैल्यू मुझे मिल रही है 2700 अपॉन 36। अब बेटा जो रिजल्ट है निकलेगा, मेरे पास दो फोर्सेस आ चुके हैं। बी पे लगने वाला ये वाला फोर्स 900 अपॉन 16 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 450 अपॉन 8, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही लिखिए आप 900 अपॉन 16, और जो दूसरा फोर्स मुझे मिला है दैट इज 2700 अपॉन 36। ये वाला थोड़ा मुझे कम, सॉरी हमने रिवर्स में लिख लिया है ये, तो ये वाला फोर्स जो बड़ा वाला था ना, इसको हम कर लेते हैं 2700 अपॉन 36, और ये वाले को अपन लोग लिख लेते हैं 900 अपॉन 16। अब बच्चे मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लगाना होगा। देखिए न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन पार्ट इज हल्का सा टफ है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मतलब नेट फोर्स जो लगेगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ होल, ठीक है। अब कॉस थीटा मतलब a² + b² + 2ab cos थीटा में थीटा दोनों वेक्टर के बीच का कितना हो जाएगा 90, मतलब a² + b² आएगा सिर्फ, बाद वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 900 अपॉन 16 होल स्क्वायर प्लस 2700 अपॉन 36 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर इन न्यूटन क्या आ रहा है, ठीक है। इन न्यूटन आप मुझे इसका आंसर बताइएगा।